ओके, तो हम पढ़ रहे हैं वेव्स के बारे में। वेव्स में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था स्टैंडिंग वेव्स, तो जो रिफ्लेक्ट होती है डिफरेंट बाउंड्रीज से। आज हम बात करेंगे क्या, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, राइट। ये हमारे पास असल टॉपिक है, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग, राइट। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, सपोज कर लो L जो है, ये मान लो ये है हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक से क्या हो जाएगा, मान लो ये हमने रखी हुई है इस एंड के ऊपर, फिक्स एंड से, ये एक एंड के बीच में, दो एंड्स के बीच में हमने एक स्ट्रिंग रखी हुई है। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू L है। इसमें हम एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं एक सेक्शन दिखाऊंगा उसका ऐसे। ये फिक्स्ड एंड है दोनों साइड से, तो ये 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा इसमें, ठीक है कि नहीं। तो मान लो हमारे पास इंसिडेंट वेव जो है वो किसके बराबर होती है, लेट से इसका एम्पलीट्यूड a, दैट इज साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, दैट इज द इंसिडेंट वेव जो हमारे पास जाएगी इसमें, ऑलराइट, विद एट एनी पोजीशन x एंड टाइम t के बराबर। अब ये फिक्स्ड एंड से रिटर्न होके आ जाती है, तो ये है हमारे पास, मान लो ऊपर वाली है इंसिडेंट वेव yi, ऑलराइट। और जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगी फिक्स एंड से, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है yxt जो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी हमारे पास, वी नो फ्रॉम अ फिक्स एंड इट सफर्स अ चेंज ऑफ, प्लस इसलिए आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और प्लस 180, दैट मीन्स ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा बाहर, ऑलराइट। ये इक्वेशंस आपको पहले ही बताए हुए हैं। अब क्या होगा, ये दोनों वेव जो है सुपर इम्पोज करेंगे, तो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या करेंगे यूज यहाँ पे, तो उससे हमें फाइनल वेव जो मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, रिजल्टेंट ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिजल्टेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, राइट। तो ये किसके बराबर बनेगा, दिस इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस दिस टर्म क्योंकि प्लस होता था, ये माइनस साइन के साथ है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव जो है वो किसके बराबर बन जाएगी, दैट विल बी, ए विल कम आउट, इट इज सिंपली साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट। ये चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में ही डिस्कस कर लिए थे, और इसका रिजल्टेंट भी हमने फाइंड कर लिया था कि जब ये, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ट्वाइस साइन ऑफ ए सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था इनका रिजल्टेंट जो है वो किसके बराबर आता है, अगर हम देखेंगे साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी का वैल्यू, ओके। यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, या अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज साइन ए माइनस बी, आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ऑफ बी, ऑलराइट। फिर आगे माइनस साइन ए प्लस बी आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी, ऑलराइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बनेगा a इंटू साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स के बराबर बन जाएगा, ऑलराइट। अब इसमें देखो कैंसिल कौन सी टर्म हो जाएगी, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट वेव जो है वो बन जाएगी, दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, एंड ए है, इट इज ए इंटू माइनस 2 टाइम्स, दिस विल बी रिटन लाइक दिस, साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी के बराबर, राइट। ये बन जाएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन।
हम इसको थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे इधर सेपरेटली, तो बाकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो y का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी -2a साइन ऑफ kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये आप देखो जो दो फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 0 है, ओके। तो एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू 0 है, एंड एट x इक्वल टू l का वैल्यू y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वो अगेन क्या है, हमारे पास 0 है, ऑलराइट। तो अगर हम देखेंगे L कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, देखो इनिशियली तो फिक्स पॉइंट है, अब जरूरी नहीं है कि इसमें आधी वेव बनेगी, इसमें 2-3 वेव्स बन सकते हैं, 4 वेव्स बन सकते हैं, हमें पता नहीं है एंड पे कितने नंबर ऑफ वेव्स पहुंच गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कंडीशन क्या, जो हमने बोला था इन दोनों केसेस पे यहाँ पे भी बन जाएगा लोड जो हमारे पास मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी बन जाएगा हमारे पास नोड जो हमारे पास क्या होता है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। तो अगर हम देखेंगे क्या एट x, जब हम x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। अब L के ऊपर कितने नंबर ऑफ वेव्स पहुंच गए होंगे हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, तो यूजिंग x इक्वल टू L वी हैव क्या साइन ऑफ के L जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ओनली देन इन जगहों पे फॉर वी हैव नोड कंडीशन, जो नोड कंडीशन आएगी वो क्या होगी, साइन के L जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। जिस जगह पे ये 0 के बराबर होगा उस टाइम पे क्या एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, 0 0 मींस नोड बन जाएगा। अब साइन जो है ये 0 कब होता है, विच इम्प्लाइज के L का वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगा, एनी मल्टीपल ऑफ 5, 1 2 3 4 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, और n का वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं कहाँ से, 0 1 2 एंड सो ऑन, ऑलराइट। तो विच इम्प्लाइज अगर आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे हम इसका k का वैल्यू पुट करेंगे, बट हमारे पास k का वैल्यू जो है ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर, तो देयरफॉर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू L जो है ये किसके बराबर आएगा, n पाई के बराबर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे पाई एंड पाई जो है ये कैंसिल आ गया, तो ये 2L अपॉन लैम्डा जो है ये आ गया किसके बराबर, n के बराबर। तो हमारे पास लैम्डा का वैल्यू आ गया किसके बराबर, 2L अपॉन n, ऑलराइट। दैट इज द वेवलेंथ जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है इस लेंथ के ऊपर, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसके ऊपर इसके अंदर होंगे, ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई, ओके। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं और कि इस लेंथ के ऊपर n लैम्डा अपॉन 2 कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ सकते हैं, ऑलराइट। डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n के ऊपर, ओके। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास रिलेशन है किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बराबर बीच, दैट फ्रीक्वेंसी जो है ये होती है लैम्डा इनटू वेलोसिटी के बराबर, वर्ड ये जो हमारे पास v है ये है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव, ऑलराइट, स्पीड लिखेंगे, स्पीड ऑफ वेव, ऑलराइट। तो लैम्डा का वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा किसके बराबर, 2L v अपॉन किसके बराबर, n के बराबर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ओके। तो सॉरी ये रिलेशन ऐसी है, सॉरी दिस फ्रीक्वेंसी जो है ये होती है हमारे पास किसके बराबर, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ऑलराइट। तो ये आएगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, करेंगे इसको डिवाइड, ये बनेगा 2L और n जाएगा ऊपर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ किसका, फ्रीक्वेंसीज का, और n का वैल्यू स्टार्ट करेंगे हम 0 1 2 एंड सो ऑन, ऑलराइट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ओके। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हम फाइंड करेंगे, इनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स होते हैं कि इस बेस स्ट्रिंग में, देखो इस स्ट्रिंग को हमने पकड़ के रखा है, इसमें मैं एक स्ट्राइक करूंगा तो ये एज अ होल नीचे जाएगी, एज अ होल ऊपर जाएगी, तो हाफ वेवलेंथ इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है कि नहीं। अगर हम क्या करेंगे, इसको किसी और तरीके से ट्राई करेंगे, अगर इसमें 2 वेव्स, एक पूरी कंप्लीट वेव बन गई, इसमें 2 वेव्स बन सकती है, इसमें 3 वेव्स बन सकती है,
4 वेव्स बन सकती है। डिपेंड करता है कि इस लेंथ के ऊपर कितने नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट हार्मोनिक्स एंड डिफरेंट नोट्स। ऑलराइट, तो ये वैल्यूज हम लिख के रखेंगे। हमारे पास लैम्डा का वैल्यू आ गया 2L/n। ऑलराइट, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो आ गया किसके बराबर, n टाइम्स v/2L के बराबर। ऑलराइट, ओके, तो और लेंथ का वैल्यू भी लिख के रखेंगे। हमारे पास आ गया लेंथ का वैल्यू n λ/2 के बराबर। ऑलराइट, तो अब देखेंगे हम कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज या कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बन सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके डिफरेंट फंडामेंटल जो है मोड्स या हार्मोनिक्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो है हार्मोनिक्स, फंडामेंटल हार्मोनिक्स इसी के साथ है, फंडामेंटल हार्मोनिक्स। फंडामेंटल हार्मोनिक्स देखेंगे स्ट्रिंग के। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं। या फंडामेंटल मोड देखेंगे हम, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स देखेंगे हम इन द स्ट्रिंग। पहले हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। पहला है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास n का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर। ऑलराइट, तो हमारे पास n का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। जब n का वैल्यू 1 के बराबर है तो देखो हमारे पास लैम्डा का वैल्यू आएगा 2L/n के बराबर। n का वैल्यू 1, फॉर n1 इसको लिखेंगे हम लैम्डा 1 के बराबर। तो विच इम्प्लाइज लेंथ का वैल्यू आ गया हाफ वेव लेंथ। ऑलराइट, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी ये बेसिकली फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, जिसमें पूरी लेंथ के ऊपर हाफ वेव लेंथ बन जाती है। ऑलराइट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी किसके बराबर, v/2L के बराबर। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी पता है क्या, वी आल्सो नो क्या, ये हमने बताया था आपको कि स्पीड ऑफ अ वेव और स्ट्रिंग जो है T/μ के बराबर होता है। T जो है ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू जो है ये है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर हम v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर आएगी, 1/2L √T/μ के बराबर। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल नोट, या इसको बोलते हैं हम क्या, फंडामेंटल टोन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टोन और नोट। ओके, या इसको हम बोलते हैं और फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं इसको, फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब पहला हार्मोनिक नहीं है। फर्स्ट हार्मोनिक इधर मतलब ये है कि जब पूरे लेंथ के ऊपर हाफ वेव लेंथ जो है वो बन जाएगी। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं। तो तब जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी इस स्ट्रिंग के अंदर उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। वो किसके बराबर होगी, 1/2L √T/μ के बराबर। ऑलराइट, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा हमारे पास, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है हमारे पास, ठीक है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास क्या होगा, इसको हम इसमें n का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिख के रखेंगे हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2L √T/μ के बराबर। अब हम देखेंगे क्या, सेकंड मोड। ओके, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन भी। और सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो हमारे पास है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा, इसकी डायग्राम कैसे होगी, ये जो थी ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए डायग्राम थी। राइट, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, n का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे
अगर n का वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास जो है वो किसके बराबर आएगा, लैम्डा 2 से डिनोट करेंगे, दैट इज 2l/2, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, l के बराबर, मतलब पूरी लेंथ के ऊपर एक कंप्लीट वेव लेंथ बनी होगी। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर ही लिख के रखेंगे ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इक्वल टू n/2l, वेलोसिटी के बदले में t/μ। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास आ जाएगी वो किसके बराबर आएगी, दैट विल बी इक्वल टू n, दैट इज 2/2l, 2/2l √t/μ के बराबर। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि वहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। फ्रीक्वेंसी जो है ये किसके बराबर आएगी, 1/l √t/μ के बराबर। ये ऐसे मान लो कि ये जो स्ट्रिंग हमने रखी थी, ये स्ट्रिंग जो हमने दो फिक्स एंड्स के बीच में रखी थी, ओके, यहाँ पे x का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू l के बराबर है, ऑलराइट। इस पूरे स्ट्रिंग में बन जाती है एक कंप्लीट वेव बन जाती है इसमें, ऑलराइट। तो ये बन जाती है इसमें वेव, रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव, सॉरी थोड़ा सा छोटा बन गया है इसका एक बार, ऑलराइट। तो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ऑलराइट। तो ये है हमारे पास ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये लेंथ है इसकी ऊपर, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है इसकी, ऑलराइट, ओके। और यही लेंथ किसके बराबर है, वेव लेंथ के बराबर। यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू l है। तो पूरे लेंथ में क्या है, इसमें बन जाता है एक कंप्लीट वेव लेंथ, ओके। फर्स्ट हार्मोनिक में अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट हार्मोनिक, ये है हमारे पास डिटेल्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक के। फर्स्ट हार्मोनिक में हमने फ्रीक्वेंसी इसके बराबर देखी थी, नोड्स का नंबर कितना आया था, वहां पे ऐसा बना था, ये बनी थी हमारे पास वेव, 2 मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो नोड्स बन गए थे 2, और एंटी नोड जो है वो बन गया था कितना, एंटी नोड जो है वो बन गया था 1। यहाँ पे देखोगे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला नोड, ये डिस्प्लेसमेंट वाला नोड, ये डिस्प्लेसमेंट वाला नोड, और बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला एंटी नोड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला एंटी नोड, ऑलराइट। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ गई है वो इसके बराबर है, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स जो है वो किसके बराबर है, नोड्स है 3, और एंटी नोड्स जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 और 2, ऑलराइट। ये है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना के रखेंगे, टेबल में हम देखेंगे ये सारे डिटेल्स लिख के रखेंगे। ये है हमारे पास, ये टेबल बनाएंगे हम इधर, ऑलराइट। ये है मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास है, पहला है फर्स्ट, ओके। ये है हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरा है हमारे पास सेकंड हार्मोनिक या सेकंड हार्मोनिक, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ एंड सो ऑन, फोर्थ हार्मोनिक, राइट। इनमें हम देखेंगे क्या, वेवलेंथ जो है लैम्डा किसके बराबर आएगा। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पहले वाले केस में किसके बराबर आ गया था, लैम्डा का वैल्यू आ गया था 2l के बराबर, यहाँ पे l के बराबर। फ्रीक्वेंसी जब हमने देखी, फ्रीक्वेंसी इस केस में आ गया था 1/2l √t/μ के बराबर, यहाँ पे आएगा 2/2l √t/μ के बराबर, ऑलराइट। और आगे देखेंगे हम, ऑलराइट, इसमें नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स देखेंगे, नोड्स का नंबर, एंटी नोड्स। फर्स्ट हार्मोनिक में नोड्स 2, एंटी नोड 1, इसमें नोड्स 3, एंटी नोड 2, ऑलराइट। अब थर्ड हार्मोनिक में देखेंगे क्या होगा। थर्ड हार्मोनिक में फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं इसको, यहाँ थर्ड हार्मोनिक को हम सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। ये है हमारे पास थर्ड हार्मोनिक या थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ इसको हम बोलते हैं क्या, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ऑलराइट। इसमें क्या होगा, n का वैल्यू 3 के बराबर होगा, तो लैम्डा 3 जो है ये आएगा किसके बराबर, 2l/3 के बराबर, विच इम्प्लाइज लेंथ जो है दैट विल बी 3/2 लैम्डा, दैट इज कौन से कितने वेवलेंथ आएंगे पूरे लेंथ में, ये आएंगे 1.5 वेवलेंथ, एक पूरी वेव और एक हाफ वेव लेंथ, ऑलराइट। कैसे दिखाएंगे हम,
ये मान लो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, एक बन रही है कंप्लीट वेव और फिर बन रहा है इस वेव का आधा हिस्सा, ऑलराइट, दैट इज हाफ वेवलेंथ बन जाती है। ओके ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेव है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एक रिफ्लेक्टेड वेव बन जाएगी। तो ये है हमारे पास नोड, ये है हमारे पास नोड, ये है हमारे पास नोड, ये हमारे पास नोड, यहाँ पे बन जाएगा एंटी नोड, यहाँ पे बन जाएगा एंटी नोड, यहाँ पे बन जाएगा एंटी नोड, ऑलराइट। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू n, दैट इज 3/2 L अंडर रूट ऑफ P अपॉन म्यू के बराबर, ऑलराइट। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले लैम्डा का वैल्यू लैम्डा का वैल्यू 2L, फिर है L, फिर है 2L/3, ऑलराइट, दिस इज 2L/3। ओके, यहाँ अगर आप इन टर्म्स ऑफ इस टेबल को अगर आप इन टर्म्स ऑफ लेंथ फाइंड करोगे तो पहले वाले केस में λ/2 आ गया, ये दूसरे वाले केस में ये लैम्डा के बराबर आ गया, ये तीसरे वाले केस में ये आ गया 3λ/2 के बराबर। और फ्रीक्वेंसी जो है ये आ गई सिंपली 3/2L अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू के बराबर। और नंबर ऑफ नोड्स कितने बन गए हैं, 4 नोड्स बन गए हैं। एंटी नोड्स कितने बन गए हैं हमारे पास, 3, ऑलराइट। ये सब अगर आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है किस चीज का, यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये हाफ मल्टीपल्स में बढ़ रहे हैं, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स हाफ, 3 टाइम्स हाफ, 4 टाइम्स हाफ, ऑलराइट। तो अगर हम देखेंगे Lnth जो है वो क्या होगा, n टाइम्स हाफ, ऑलराइट, ठीक है कि नहीं, वो हमें पता चल जाता है सीधा इधर से ही। ओके, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये हमें पता चल जाता है। nth हार्मोनिक के लिए अगर हम लिखेंगे, nth हार्मोनिक के लिए अगर हम देखेंगे ये आएगा n λ/2, क्योंकि वो हमें इधर से बनाएंगे इसको थोड़ा। अगर हम देखेंगे nth हार्मोनिक के लिए, ऑलराइट, फॉर nth हार्मोनिक व्हाट विल बी द डिफरेंट वैल्यूज फॉर दीज टर्म्स, ऑलराइट। तो nth हार्मोनिक को आप दूसरा बोल सकते हो n-1th ओवरटोन, n-1th ओवरटोन इसका नाम होगा, ऑलराइट। ओके, इसमें जो वेव लेंथ होगी दैट विल बी n λ/2। फ्रीक्वेंसी देखो, पहले का 1 टाइम्स, दूसरे का 2 टाइम्स दैट, तीसरे का 3 टाइम्स दैट, चौथे का 4 टाइम्स दैट, तो ये आएगा n टाइम्स द फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको आप म्यू नॉट से डिनोट करोगे। इधर याद रखेंगे हम, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, म्यू नॉट से इसको डिनोट करेंगे। इट इज n टाइम्स दिस, ओके, या सिंपली आप लिख सकते हो n/2L अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू के बराबर, जो हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। नंबर ऑफ नोड्स, पहले हार्मोनिक में 2 नोड्स, सेकंड में 3 नोड्स, तीसरे में 4 नोड्स, n में कितने आ जाएंगे नोड्स, n में आएंगे n+1 नोड्स। एंटी नोड्स उतने ही होते हैं, जो पहला हार्मोनिक एक एंटी नोड, दूसरा हार्मोनिक 2 एंटी नोड, तीसरा हार्मोनिक 3 एंटी नोड, nth हार्मोनिक के लिए कितने आ जाएंगे, n एंटी नोड्स, ऑलराइट। तो दीज विल बी द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो बन जाएंगे, ओके। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट 3rd मोड, 5th मोड, 6th मोड, 7th मोड, डिफरेंट मोड जो है वो आप फाइंड कर सकते हो, ओके। तो इनमें नोड्स कहाँ कहाँ पे बन जाते हैं और एंटी नोड्स कहाँ कहाँ पे बन जाते हैं, ओके। तो आप ये खुद फाइंड कर सकते हो नोड्स कहाँ कहाँ पे बन जाते हैं। देखो, एक बन जाता है नोड x=0 पे, फिर बन जाता है λ/2 पे, फिर बन जाता है किसके बराबर लैम्डा पे, फिर बन जाता है किसके बराबर 3λ/2 पे, ऑलराइट। तो ये आप फाइंड कर सकते हो ये किस किस पोजीशन पे ये नोड जो है ये बन जाते हैं, ऑलराइट। तो ये है हमारे पास कौन से जो फंडामेंटल मोड्स या फ्रीक्वेंसी जो बन जाती है किसके ऊपर, स्ट्रिंग जो अटैच होती है दोनों साइड फिक्स पॉइंट के साथ। ये क्या कहाँ पे बनती है, इट्स लाइक जो गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, वायलिन के स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं, उनमें जो म्यूजिकल नोट्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं इसी तरीके से, दोनों एंड्स पे फिक्स होते हैं। ये स्ट्राइक इट वो जैसे ऊपर नीचे ऐसे 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 करते रहती है, ऑलराइट, जो है उसमें जिगजैग वेव जैसे जनरेट हो जाते हैं।
वो बेसिकली स्टैंडिंग वेव्स होते हैं, और वही स्टैंडिंग वेव्स जो है उन्हीं की वजह से वो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है जो एयर मीडियम में ट्रेवल करती है, राइट। तो उसमें कितने, उस लेंथ के ऊपर कितने नोट्स बन जाएंगे, राइट, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स उसके अंदर आ गए, राइट। तो ये हमारे पास है स्ट्रिंग्स के अंदर स्टैंडिंग वेव्स जो है वो कैसे बन रही है। इसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रिंग्स में एक दो चीजें और भी है, कुछ लॉज है जो वैसे तो बोर्ड सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा उनका आइडिया आपको होना चाहिए, ओके। दैट इज लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में जो वाइब्रेशन होती है इनमें कुछ लॉज, उनके स्टेटमेंट्स आपने याद रखने हैं, ओके। पहला जो है, अगर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है, सी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ये है किसके बराबर, n/2L √T/μ के ऊपर, और n तो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसको जाने दो। अगर हम क्या करेंगे कि पहला लॉ जो है जिसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ लेंथ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। क्या इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, इफ टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर टेंशन कांस्टेंट रहेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के ऊपर, ऑलराइट, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। सी नंबर आप छोड़ो इसको, ये तो कांस्टेंट ही है, टेंशन कांस्टेंट है, म्यू तो लिनियर मास डेंसिटी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए ये कांस्टेंट ही होगा। तो लॉ ऑफ लेंथ क्या कहती है कि अगर हम क्या करेंगे, लेंथ बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेंथ कम करेंगे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑलराइट। सेकंड लॉ जो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टेंशन, ऑलराइट। तो लॉ ऑफ टेंशन क्या कहती है, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन ये कहती है कि अगर हम क्या करेंगे, इफ लेंथ and material of substance remains constant and material remains same, then तब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है that is directly proportional to the root of tension। ऑब्वियस बात है, लेंथ कांस्टेंट, मटेरियल मतलब उसकी लीनियर डेंसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी, तब जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, टेंशन के ऊपर, ऑलराइट। तीसरा जो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास, ऑलराइट। लॉ ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ मास, ऑलराइट। लॉ ऑफ मास तीसरा लॉ है हमारे पास, इसका स्टेटमेंट सिंपल यही है कि इफ टेंशन एंड लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलराइट, रिमेन कांस्टेंट, तो क्या होगा, अगर ये चीज कांस्टेंट रहेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ऑलराइट, मास पर यूनिट लेंथ, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऑलराइट। या आप बेसिकली म्यू जो है ये लीनियर मास डेंसिटी, तो आप म्यू लिख लो या मास लिख लो। तो ये अगर लीनियर डेंसिटी हम क्या करेंगे, डबल करेंगे तो उसका वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो है लॉ ऑफ डायमीटर्स भी एक लॉ है और लॉ ऑफ डेंसिटी भी एक लॉ है। लॉ ऑफ डेंसिटी जो है चौथा लॉ जो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी लॉ ऑफ जो है उसमें भी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर, राइट, ठीक है, अंडर रूट के ऊपर, क्योंकि डेंसिटी वही है हमारे पास। तो मास के टर्म्स में लिख लो, यहाँ अगर यहाँ पे बेटर रहेगा मास लिख लो, यहाँ पे लिख लो डेंसिटी, ऑलराइट। वहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है, यहाँ पे सिंपल डेंसिटी ले रहे हैं। और नेक्स्ट है डायमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा लॉ जो है लॉ ऑफ डायमीटर्स, लॉ ऑफ डायमीटर। लॉ ऑफ डायमीटर क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, ऑलराइट। तो डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, ओके। ये कैसे आप याद करो, ये बेसिकली इसी इक्वेशन से निकलती है जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन, देखो कैसे हमारे पास जो म्यू है या डेंसिटी, ये म्यू जो है ये है मास पर यूनिट लेंथ, ऑलराइट, मास पर यूनिट लेंथ। अब हमें नहीं पता है कि ये मान लो हमारे पास वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट लेंथ जो है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट लेंथ जो है वो किसके बराबर होगा, डी मान लो डायमीटर है, डी मानेंगे हम डायमीटर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट लेंथ होगा, ये एक स्ट्रिंग है सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इसकी लेंथ है 1 मीटर,
डायमीटर जो है वो है d, तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का बन जाता है। इसका वॉल्यूम आएगा एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई बाय 4d स्क्वायर इनटू हाइट दैट इज 1 मीटर। ये आ गया वॉल्यूम। मास मान लो इसका कितना है, मास इसका है m, तो डेंसिटी जो है वो किसके बराबर आएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो मास जो है m अपॉन वॉल्यूम जो है ये आएगा पाई d स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, तो ये बन जाएगा 4 इस तरीके से। ओके, तो ये हमारे पास बन गया क्या, जो है डेंसिटी। तो अगर हम मास फाइंड करेंगे यहाँ से, तो अगर हम यहाँ से मास फाइंड करेंगे तो मास का वैल्यू जो है वो आएगा किसके बराबर, दैट विल बी पाई इंटू म्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू म्यू डिवाइडेड बाई क्या आएगा ये 4। ये हमारे पास मास आ गया, मास ऑफ द सब्सटेंस। ऑलराइट, तो अगर हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। ये और ये कांस्टेंट है, तो इट विल बी डी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। बेसिकली एक ही इक्वेशन से ये सारे लॉज निकल जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर आप इनको याद रखोगे, पहला कि अगर आप टेंशन लेंथ, अगर आप क्या करोगे, लेंथ को जो है टेंशन को कांस्टेंट रखोगे, मटेरियल ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट रखोगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के ऊपर। आप लेंथ बड़ी करोगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसमें ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको क्या करने के लिए, सेम फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस करने के लिए जो छोटी स्ट्रिंग को लगेगी। ऑलराइट, सेकंड ये है कि अगर आप लेंथ कांस्टेंट रखोगे तो टेंशन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रूट के ऊपर। ऑलराइट, तो जितना ज्यादा इसमें टेंशन होगा उतनी ही ज्यादा इसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी। इसीलिए हम गिटार के स्ट्रिंग्स अगर आप देखोगे स्ट्रेच करके रखते हैं। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं, तो आप ज्यादा भी स्ट्रेच नहीं करके रखेंगे क्योंकि वो टूट ही जाए। ओके, बट उनको लूज नहीं रख सकते। अगर आपने लूज रखा है तो फिर उनमें उतने म्यूजिकल नोट्स नहीं बनते हैं। ओके, नेक्स्ट था हमारे पास क्या कि मास के ऊपर अगर आपने मास ज्यादा बढ़ा दिया इसका तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि ये वायर अब हैवी हो जाएगी, इसको ये स्ट्रिंग जो है उतना क्या कहते हैं इसको उतना प्रॉपर्ली वाइब्रेट नहीं करेगी। इसीलिए अगर आप देखोगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के वायर जो होते हैं वो कॉर्ड जो होते हैं एक्सट्रीमली फाइन होते हैं। ऑलराइट, ताकि उनका मास जो है कम हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। अगर हमने इसकी डेंसिटी ज्यादा रखी है तब भी क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब अगर ये हैवी होगा, किसी ऐसे सब्सटेंस की होगी जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये पार्टिकल जो है इजीली वाइब्रेट नहीं हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर। अगर आपने एक मोटी वायर रखी है, डायमीटर अगेन मोटी वायर रखी है, मोटी वायर में फिर से वही चीज होगा कि उसको हिलाने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी और उसमें उतने अच्छे से जो है हमारे पास नोट्स नहीं बन सकते। इसलिए ये चीजें हम ध्यान में रखते हैं और उसी के बाद हम बना लेते हैं जो हमारे पास क्या है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के स्ट्रिंग्स वगैरह। तो दे फॉलो दीज लॉज। ऑलराइट, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग्स में जो स्टैंडिंग वेव्स बन जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स ऑर्गन पाइप्स में है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।